ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हम आगे, टॉपिक को बढ़ाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं और परिचय करवाते हैं। पुराने ज़माने में मैग्नेटिक इंडक्शन को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। ठीक है, पुराने ज़माने में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते थे। आजकल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं नॉर्मली। तो अगर क्वेश्चन में अगर गलती से भी आपके मैग्नेटिक इंडक्शन दे दिया हो तो डरने की बात नहीं है, वहां मैग्नेटिक फील्ड आपको मानना होगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो मैग्नेटिक इंडक्शन मींस मैग्नेटिक फील्ड। चलिए आगे चलते हैं। सवाल ये है कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और जानते हैं। मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल है, इट इज ए करंट कैरिंग कॉइल एंड वी आर स्टडीइंग द टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा करंट टॉपिक है, वो क्या है? वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक करंट इस वायर में है, कंडक्टर है, लेकिन वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। सीधी सी बात है। तो चलिए, प्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए करंट तो है इसमें, लेकिन जब कर्ल करेंगे ना, कर्ल करेंगे थंब की तरफ, जिधर हमने डायरेक्शन दिया तो करंट की डायरेक्शन थी, और जब हमने उंगलियों कर्ल किया तो इस जगह पे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ देखिए कर्ल कीजिए उंगली को, तो यहाँ देखिएगा आउट ऑफ प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, और ये बात अलग है कि वायर के नजदीक में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ भी उतना ही क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। तो सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड आसपास में प्रोड्यूस किया, और उसी रीजन में अगर हमने इस जगह पे चार्ज को प्रोजेक्ट किया पैरेलल टू दिस फील्ड, पैरेलल टू दिस फील्ड मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और इनटू द प्लेन है, और उस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की ओर या उस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हमने कुछ नॉन जीरो स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो कहानी क्या होगी? तो देखिए, वेलोसिटी ऊपर, कर्ल करेंगे क्या नीचे, डायरेक्शन किधर दिखाएगा, डायरेक्शन इधर की ओर दिखाएगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन इधर हो गई। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर इधर, मतलब ऊपर की ओर दिखा रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर में है, क्या है, इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ऑल दिस वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, यहाँ तीनों के तीनों वेक्टर जो है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ भी यही कहानी हो सकती थी, यहाँ भी यही कहानी है, लेकिन यहाँ पे कहानी क्या होगी कि यहाँ पे इनटू द प्लेन है। अगर आपने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को, अगर आपने यहाँ चार्ज पार्टिकल को इधर प्रोजेक्ट किया, तो फोर्स किधर आएगा, फोर्स किधर आएगा, क्यू भी क्रॉस बी, ये वेलोसिटी वेक्टर इधर है, भी क्रॉस बी, तो भी फोर्स किधर आएगा, इधर ही आएगा। मतलब ये हुआ कि एक चार्ज पार्टिकल को करंट कैरिंग वायर के आसपास नजदीक में रखते हैं, आसपास नजदीक में रखते हैं, तो वो करंट कैरिंग वायर उस चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बशर्ते, एक कंडीशन है, बशर्ते कि अट्रैक्टिव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, बशर्ते चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। चार्ज अगर पॉजिटिव पार्टिकल है तो ही अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो अगर चार्ज निगेटिव आ गया, अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव है तो क्या होगा, वही करंट कैरिंग वायर रिपेल करेगा, वही करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि चार्ज निगेटिव हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन से रिपेल करना शुरू कर देगा। सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेम, सारी कहानी सेम, बस चार्ज पार्टिकल को अगर आपने निगेटिव कर दिया पॉजिटिव के बदले, तो क्या होगा, क्या होगा फिर, ये यही करंट कैरिंग वायर रिपेल करना शुरू कर देगा। समझ में आ रहा है? ये रिपेल करेगा कब, जब चार्ज निगेटिव होगा तब, अट्रैक्ट कब करेगा, वही चार्ज जब पॉजिटिव होगा तब। लेकिन इसी जगह अगर हमने स्पीड को जीरो कर दिया, अगर हमने स्पीड को जीरो कर दिया, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बात भी काफी आसान है समझना।
अब चलिए, जैसे कि हमें बताया था फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी और आई डी एल क्रॉस बी, ये दोनों चीजें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग परिभाषा बता रहा है, लेकिन है डायमेंशनली एक ही चीज है। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल ही सकते थे, प्लस इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं आराम से। इसका यूनिट निकालना और भी आसान है। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट ले लो, इसका ऐसा यूनिट ले लो, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की ऐसा यूनिट आ जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, करंट का एम्पेयर, लेंथ का मीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा 1 न्यूटन 1 एम्पेयर 1 मीटर। देखिए यहां पे एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इसी 1 न्यूटन 1 मीटर 1 एम्पेयर 1 मीटर को ही हम 1 टेस्ला कहते हैं। और टेस्ला एक ऐसा यूनिट है जो नॉर्मली यूज होता है, हमारे क्वेश्चंस में भी नॉर्मली टेस्ला का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये भी एक फील्ड है, ये भी यूनिट है, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10,000 गॉस। गॉस थ्योरम मैग्नेटिक फील्ड में भी है, इसीलिए उनके नाम पे पड़ा हुआ, उनके सम्मान में दिया गया है। इस चीज को समझिएगा, गॉस ने अपना असर मैग्नेटिक फील्ड में भी डाला है, मैग्नेटिक फील्ड में भी उन्होंने अपना एक थ्योरम डाल दिया, ठीक है। इसीलिए उनके सम्मान में यहां पर गॉस लगाया गया है, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। बड़ा यूनिट कौन सा, बड़ा यूनिट कौन सा, यहां देखिए नंबर बड़ा, यूनिट छोटा, यहां नंबर छोटा, यहां यूनिट बड़ा, मतलब टेस्ला इज द बिगर यूनिट बट गॉस इज द स्मॉलर यूनिट, ठीक है। गॉस क्या है, स्मॉलर यूनिट है। आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये भी लिख सकते हो। अगर हमने इसको यहां कर दिया तो क्या आएगा 1 गॉस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ये भी लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट जो होगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, सरफेस एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे डॉट वेक्टर जो भी है टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, मीटर स्क्वायर एरिया का है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और यूनिट डिराइव कर लेंगे, उस यूनिट को बोलेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ये वेबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहां पर वेबर पर मीटर स्क्वायर अगर हमने लिख दिया तो ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों से आप संबंध को भी स्थापित कर सकते हो। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, और बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं यूनिट की बात कर रहा था, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप जान सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें जान सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं एससी वर्मा से उठा कर दिया हूं आपको। एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, 1 मिनट का वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर समझ में आ गया तो स्पीड नहीं होती उनकी सोचने की, उस स्पीड को भी बढ़ाओ। जब तक उस स्पीड को नहीं बढ़ाओगे कैसे काम चलेगा, ओके। चलिए 1 मिनट को वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता रहा हूं। ए प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड विद a speed of 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड horizontally from east to west। यहां देखिए एक प्रोटॉन है जिसको हमने ईस्ट से वेस्ट में प्रोजेक्ट किया। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक स्पीड कितना है भाई, दैट स्पीड इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी स्पीड दिया गया है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके ऊपर में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -3 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बताओ कि V क्रॉस B किधर आ रहा है, V क्रॉस B इनटू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में इनटू द प्लेन एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। वो कितनी वैल्यू होगी, फोर्स ऑन इट जस्ट आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा,
डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा, डायरेक्शन अगर पूछ दे तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ जाएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन है। डायरेक्शन पूछे तो आप क्या बताओगे, इनटू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इनटू द प्लेन सिर्फ कहने से नहीं, परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन। चलिए क्वेश्चन पहला है, फोर्स ऑन इट जस्ट आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। जैसे ही इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं उस समय बताइए फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो फोर्स कितनी होगी बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन काफी आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसमें फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। पहला क्वेश्चन का आंसर आप खुद प्राप्त कर सकते हो। क्या बता रहा है, फोर्स ऑन इट जस्ट आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। तो फोर्स के बारे में आप लोग समझे होंगे कि क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है भाई, फोर्स। तो चार्ज कितना है भाई, तो चार्ज प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। स्पीड कितना है भाई, तो 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कितना है, तो वो लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ टेस्ला। इतनी सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो कैलकुलेशन करके आप खुद मुझे बताओ कि आंसर कितना आपका आ रहा है, ठीक है। आप कैलकुलेशन फटाफट करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे 3 × 6 1696, तो ये कितना आ रहा है, एक बार में लिख सकते हैं हम लोग 9.6 -19 -6 कितना आया भाई, -13 और -3 -16। यहाँ पे एक बार में आंसर फाइंड कर सकते हो। ये न्यूटन लिख दो, कोई गलत नहीं, कोई बुरा नहीं। अरे ये तो आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्शन भी हमने आपको बता दिया। लेकिन दूसरा क्वेश्चन आप ये देखो कि पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। उस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, पहले आप बेसिक चीज समझो कि एक्सेलरेशन है क्या। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है 9.6 10⁻⁻16 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना है भाई, मास कितना होता है एक प्रोटॉन का, तो लिखेंगे 1.67 10⁻27 kg। ये अगर आपने लिख दिया तो बताइए कितना आंसर होगा, खुद कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये जीरो वाला पार्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो, समझ सकते हो। 1.67 को अगर आप अप्रोक्सीमेटली 2 मान लोगे, 9.6 को आपने 10 मान लिया तो 5 भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो और यहाँ पे 10⁻11 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अप्रोक्सीमेटेड नहीं, एग्जैक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो 5.8 10⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना ज्यादा एक्सीलरेशन, सोचो कितना ज्यादा एक्सीलरेट होगा वो प्रोटॉन, वो आप अंदाजा लगाओ कितना है, 5 करोड़ अरबों से भी ज्यादा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन का यूनिट हमें बता दिया था, एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अगर है तो चार्ज पार्टिकल को हम नॉन जीरो स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट होगा। और अगर हमने वाई प्लेस कर दिया चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगा सर्कुलर पाथ में होगा, ये इसके तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि सर्कुलर पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है, कैसा पाथ होता है, वो हम एक एक चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे हमने बताया कि ये करंट कैरिंग वायर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए अब करंट कैरिंग वायर है, हमने इधर वेलोसिटी दिया। अब आप खुद घर पे इस चीज को देखोगे कि करंट कैरिंग वायर में करंट नीचे की ओर हो, स्पीड इधर हो, तो कहानी क्या होगी आप खुद सोचो घर पे, समझो इन सब चीजों को। और चलते हैं आगे। मैं बता दिया था कि मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को न्यूटन पर एम्पर पर मीटर 1 टेस्ला बोलते हैं। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻4 गॉस, ठीक है। 1 वेबर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। ये सब यूनिट है। अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या था, अट्रैक्ट करेगा कब, जब चार्ज इक्वल चार्ज ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो, और यहाँ पे चार्ज निगेटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था कि एक प्रोटॉन है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है कुछ स्पीड से और इस सेगेस में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड हमें दे रखा है, तो फोर्स क्या होगा, जस्ट आफ्टर डिप्रोजेक्टेड। तो चलिए मैंने इतना सारा चीज आपको बता दिया। अब आप क्या करोगे कि अगर मैंने इसको वेस्ट से ईस्ट में प्रोजेक्ट कर दूं तो क्या होगा, इसी को अगर हमने वेस्ट से ईस्ट में प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, नॉर्थ से ईस्ट में प्रोजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, खुद आप समझ सकते हो, खुद बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद दे सकते हो। सोचो, सेल्फ स्टडी इज मस्ट एंड नेसेसरी फॉर योर सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, अच्छा रैंक लाना है तो सेल्फ स्टडी जरूरी है। सिर्फ टीचर के वीडियो पे ही डिपेंड रहना ठीक नहीं होता, ठीक है। जितना वीडियो देखते हो उससे कहीं ज़्यादा आप सोचो, उससे कहीं ज़्यादा सोचो। जब तक नहीं सोचोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। सोचना काफ़ी जरूरी है और इमेजिनेटिव भी होना फिजिक्स में क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है, कुछ इंग्लिश भी जानना है, बिना इंग्लिश जाने नहीं होगा, है ना। और स्पीड कैलकुलेशन जो है आपका फास्ट होना चाहिए। एग्जामिनेशन के लिए कैलकुलेशन का फास्ट होना बहुत ही जरूरी है, ओके।